Hello everyone, this is Monali Krishna Guha on Path IAS Academy's YouTube channel. This is your Path Educator for the subject Geography. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी सीरीज इन दिस जियोग्राफी फॉर स्पेसिफिकली फॉर द यूपीएससी एस्पिरेंट्स, बट अगर आप किसी अदर एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, यू कैन फॉलो दिस चैनल. प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन दिस चैनल, बिकॉज ये जो आपका अब पूरा कंप्लीट सीरीज बनने वाली है, इसमें हम जियोग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे एस्पेक्ट्स को कवर करने वाले हैं. एंड वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम वन ऑफ द वेरी critically important topic, which is about the UNESCO and the sites of heritage in India. ये शुरुआत करने के पहले इस सीरीज़ के बारे में आपको मैं कुछ जानकारी शेयर करना चाहूँगी, ताकि आपको एक क्लैरिटी रहे कि इस सीरीज़ में आपको इस प्लेटफॉर्म पर क्या कुछ हमारी ओर से मिलने वाला है. सो बेसिकली किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हमको उस सब्जेक्ट को डीपली समझना ज़रूरी होता है. क्या एस्पेक्ट्स किसी परीक्षा में पूछे जाते हैं, क्यों पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं, उनको समझना ज़रूरी होता है. जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उनके आंसर्स हम कैसे कर सकते हैं ताकि हमको अच्छे मार्क्स मिले, वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. और किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को हमें किस एक्सटेंट तक पढ़ना है, कितनी इन्फॉर्मेशन हमको उसमें से कलेक्ट करनी है, कितना कुछ हमको अपने माइंड में रिटेन करके रखना है, सो दैट हम एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ, बोथ फॉर द प्रीलिम्स, फॉर द मेंस एंड एट लास्ट इन द पर्सनालिटी टेस्ट. वहाँ तक के लिए भी हमको, बल्कि उससे भी आगे आपको लाइफ टाइम तक ये जो जानकारी है काम आती है. सो अगर हम एकेडमिक पर्सपेक्टिव से बात करें तो कहाँ तक की जानकारी आपको स्पेसिफिकली यूपीएससी में कवर करनी है, उन सारे एस्पेक्ट्स को हम एक एक करके डील करेंगे. ये जो सीरीज़ है हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनेस्को इंडियन हेरिटेज साइट्स के साथ में. शुरुआत में आज के वीडियो में हम बेसिक इन्फॉर्मेशन इसमें कवर करेंगे, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई विल बी शेयरिंग योर गवर्नमेंट साइट, जहां से आप ऑफिशियली इसको स्टडी कर सकते हैं. यूजुअली क्या होता है कि जब हमको कोई टॉपिक प्रिपेयर करना होता है तो स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं जियोग्राफिक लोकेशंस की, तो चीज़ों को हम केवल अगर टेक्स्ट फॉर्मेट में लिख के प्रिपेयर करें तो बस उनका रेक्टिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. एंड अगर आप बार बार उसको अच्छे से रिवाइज नहीं करते हैं, सो लेटर ऑन इट मे कॉज कन्फ्यूजन. सो इस सीरीज़ में हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम चीज़ों को मैप के साथ में, डायग्राम्स के साथ में, ब्लॉक डायग्राम्स के साथ में कवर करें, ताकि आपके पास वो चीज़ें क्रिएटिविटी के तौर पर भी अवेलेबल रहें, आप उसका एग्जाम में इस्तेमाल कर पाएँ, एंड यू कैन गेट गुड मार्क्स. अपार्ट फ्रॉम दिस, आज हम इस टॉपिक को कवर करते हुए एट लास्ट वी विल ऑल्सो डिस्कस कि कैसे इन टॉपिक्स को लेकर आप अपने एग्जाम्स में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं विद हैविंग एक्यूरेट डेटा. 2080 हमारे एक फॉर्मूला होता है प्रिपरेशन का, उस पर हम चर्चा करेंगे, एंड देन आगे की सीरीज में ये जितनी भी हमारी साइट्स हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. वंस अगेन आपको भूलना नहीं है, दिस इज द चैनल फॉर यूपीएससी पाथ आईएएस एकेडमी. इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें. लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में हम बहुत बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं कि इस टर्म को हम पहले समझेंगे कि ये हेरिटेज साइट्स आखिरकार होती क्या हैं. आपके लिए एग्जाम्स में चूंकि हमको ज़रूरत होती है कॉन्क्रीट डेफिनेशंस की, शॉर्ट एंड सिंपल एंड स्वीट इन्फॉर्मेशन की, जो हम बहुत इजीली लिख भी पाएँ, बहुत ज़्यादा जो इन्फॉर्मेटिव भी ना हो बट क्लियरली हमारे कंसेप्ट को, मीनिंग्स को शो कर रही हो. दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पर आपके लिए ये डेफिनेशन अटैच कर दी है. ये इसका जो PDF होगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं इसके लिए. सो द डेफिनेशन, सिंपलेस्ट डेफिनेशन फॉर दिस वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज लोकेशंस रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू टू ह्यूमैनिटी एंड आर इंस्क्राइब्ड ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन फॉर फ्यूचर जनरेशंस. आप अगर यहाँ पर एक कीवर्ड मार्क करना चाहें कि हम कैसे इस चीज़ को बहुत आसानी से समझें, तो सबसे पहला तो यहाँ पर जो कीवर्ड है इट इज़ दी लोकेशन. किसी खास जगह पर किसी चीज़ के होने के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, सो दैट इज़ द लोकेशन. और क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू है. इट मीन्स इट इज़ हैविंग समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट, जिसका अपने आप में एक बहुत ज़्यादा खास महत्व है, जो अपने आप में कोई यूनिक क्वालिटी होल्ड किए हुए है. ये चीज़ें क्या कहलाती हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. अब ऑब्वियसली चूंकि आप इसको वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो कोई एक ऐसी लिस्टिंग होनी चाहिए जहां पर वर्ल्ड की बाकी की साइट्स को भी एनलिस्ट किया जाता हो. सो दिस इज दी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट. यहाँ पर जिन साइट्स को मेंशन किया जाता हो दैट कम्स अंडर द वर्ल्ड हेरिटेज साइट. अब इसके लिए जो मेन बॉडी आती है विच इज़ वर्किंग, इट इज़ यूनेस्को, जिसके बारे में हम आगे अभी डिटेल में चर्चा करेंगे. यहाँ पर एक और ज़रूरी पॉइंट ये भी हो जाता है कि हम क्यों इन साइट्स को प्रिजर्व करते हैं.
ये जो चीज़ें हैं आप इसमें हम आगे कैटेगरीज भी देखेंगे कि ये जो साइट्स हैं कितने तरह की होती हैं, इनका कैटेगराइजेशन क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हियर कि हमारे पास हमारी जनरेशन को जो कुछ भी अभी मिला हुआ है, इट कैन बी मैन मेड, इट कैन बी नेचुरल, और इट कैन बी लाइक मिक्स्ड समथिंग एज एन हेरिटेज, वो हमको तब अच्छे से मिल पाया है क्योंकि हमारी प्रीवियस जनरेशन्स ने उनको प्रॉपरली अच्छे से संभाल के रखा हुआ है। सो अब हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारे पास जो कुछ भी अभी अवेलेबल है उसको हम प्रॉपरली सेफली अपनी फ्यूचर जनरेशन्स को ट्रांसफ़र करें। और इस प्राइमरी मोटिव के साथ ये जो एक इनिशिएटिव है, इसमें क्या किया जाता है कि जितने भी आपकी ऐसी साइट्स हैं उनको प्रॉपरली अच्छे से प्रिजर्व किया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि ये केवल कोई लोकेशंस हो या कोई मॉन्यूमेंट्स हो, ये कोई प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, कोई ट्रेडिशन हो सकता है, कोई कल्चर हो सकता है, उसके बारे में हम आगे अभी डिटेल में चर्चा करेंगे। बट यहाँ पर समझना ये ज़रूरी है कि अगर हम इन चीज़ों को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो ज़रूरी ये भी है कि इंपॉर्टेंस के साथ साथ इनको प्रिजर्वेशन भी दिया जाए, ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन्स को हम ये एक नेचुरल गिफ्ट के तौर पर सेफली आगे प्रोवाइड करवा पाएँ। मूविंग अहेड, इनके टाइप्स को हम समझेंगे कि आपकी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं ये कितने तरह की होती हैं। सबसे पहला तो मैन मेड है, नाम से ही क्लियर है कि ऐसे कुछ क्रिएशंस जिनको कि ह्यूमंस के द्वारा प्रिपेयर किया गया हो, बनाया गया हो। सेकेंड वन इज़ नेचुरल, जो कि ऑब्वियसली थ्रू द नेचर वी हैव गॉट, जो हमको नेचर के थ्रू प्रोवाइडेड हो। एंड द नेक्स्ट इज़ मिक्स्ड, जिसमें कि हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको ह्यूमन का कुछ इन्वॉल्वमेंट्स मिल जाए या उनके एफर्ट्स का, या वो नेचुरल हो बट उसमें हमको कुछ कल्चरल सिग्निफिकेंस मिल जाए। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर 3 कैटेगराइजेशंस अवेलेबल हैं। नाउ मैन मेड हेरिटेज साइट्स को अगर आप सिंपली वन लाइन डेफिनेशन में समझना चाहें, सो इट इज़ सो सिंपल, ह्यूमन क्रिएटेड लैंडमार्क्स होते हैं, जैसे कि कोई बिल्डिंग्स हो सकती हैं, कोई मॉन्यूमेंट्स हो सकते हैं। सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल एक जो नज़र आता है, जो आपने बचपन से सुना होगा, दिस इज़ ताजमहल, देखा भी होगा, एंड दिस इज़ द वन हियर। आपको ये आगरा में मिलेगा। एक एक करके हम इन सारी साइट्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे, एंड स्पेसिफिकली वी विल बी स्टिक to the information and importance which is relevant to the exam. So यहाँ से हम चूँकि अभी शुरुआत कर रहे हैं तो यहाँ पर हम just basic एक information देख रहे हैं। ये आपको कहाँ मिलेगा? आगरा, उत्तर प्रदेश। आगे चलते हैं यहाँ से। सेकेंड वन इज़ अबाउट दी नेचुरल। सो आपकी अब ये जो नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती हैं, इनको अगर आप एक टर्म में डिफाइन करना चाहें, एक लाइन में डिफाइन करना चाहें, सो व्हाट इट वुड बी? नेचुरल प्लेसेस लाइक फॉरेस्ट एंड पार्क्स विद यूनिक ब्यूटी, यानी कि उसमें अपने आप में कुछ एक खासियत ज़रूर हो। इट कैन बी कि वो विजनरीली कैसा दिख रहा है, उसमें एस्थेटिक्स कैसा है, उसके अपनी कुछ क्वालिटीज़ होंगी जो उसको बाकियों से डिस्टिंक्ट बनाती हैं, बट नेचुरली ब्यूटीफुल बनाती हैं। दीज आर दी सच नेचुरल प्लेसेस। इसका एक एग्जाम्पल होगा वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है हमारे जियोग्राफी का। आप पाएंगे कि जब हम हमारे नेचुरल डिविजन्स को हम पढ़ते हैं कि किस तरह का हमको लैंड फॉर्म मिलता है, किस तरह के हमारे पास नेचुरल फीचर्स अवेलेबल हैं इंडिया में, तो आप उसमें माउंटेन्स, प्लेट्यूज, कोस्टल प्लेन्स हैं, वो सब पढ़ते हैं। साथ में ही हम ये घाट्स को भी पढ़ते हैं, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स को। सो हियर इन दिस एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल प्लेसेस, यहाँ पर हमारे पास वर्ल्ड हेरिटेज साइट में एक एग्जाम्पल है वेस्टर्न घाट का। दीज आर दी वेस्टर्न घाट्स। नाउ अब हम अपनी थर्ड कैटेगरी पे मूव करेंगे, विच इज़ द मिक्स्ड कैटेगरी। यहाँ पर हमको जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मिलती हैं वो कैसी होती हैं? साइट्स दैट हैव बोथ कल्चरल एंड नेचुरल इम्पॉर्टेंस। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कंचनजंगा नेशनल पार्क, ये सिक्किम में है। सो इस तरीके से हमारे पास उदाहरण आपको मिल जाएंगे। मिक्स कैटेगरीज में फिलहाल ये एक उदाहरण है हमारे पास इंडिया में। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ़ यू मूव बियॉन्ड, यानी कि मिक्स कैटेगरी के अलावा अगर आप देखना चाहेंगे तो नेचुरल कैटेगरी में अराउंड 7 है, और उसके अलावा भी आप पाएंगे कि ओवरऑल हमारे पास 43 एट प्रेजेंट इसके करंट एग्जाम्पल्स हैं। बट गवर्नमेंट साइट्स पर आप देखेंगे तो अपडेट्स आपको कुछ कम मिलेंगे, बिकॉज देयर द डेटा हैज़ टू बी अपडेटेड। नाउ अब आ जाते हैं अपन लेटेस्ट एंट्री की बात करेंगे। चूँकि हमारा ये जो यूपीएससी है उसमें करंट अफेयर्स का भी बहुत ज़्यादा वेटेज होता है, एंड कहीं ना कहीं उसी से लिंक करके आपके स्टैटिक के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। कई बार प्योरली स्टैटिक क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट मेजरली ट्रेंड क्या रहा है कि जो भी आपके पास करंट अफेयर्स में मुद्दे चल रहे हों उससे रिलेटेड स्टैटिक टॉपिक को लिंक करके सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ज़रूरी ये भी है कि शुरुआत में ही हम अपने लेटेस्ट जो भी करंट अफेयर्स आपने देखे हों उससे रिलेटेड एक टॉपिक यहाँ पे हम हल्का सा टच करते चलें। सो दिस इज अबाउट द लेटेस्ट एंट्री इन दिस लिस्ट। द मोस्ट recent addition is the
models the Mount burial system of the Ahom dynasty in the Assam, inscribed in July 2024 during the 46th session of the World Heritage Committee held in New Delhi. So New Delhi में जब ये मीटिंग हुई थी कमिटी का, यहाँ पर जो सेशन हुआ था वो 46 सेशन था, आपको ये ध्यान रखना है. इट वाज इन द जुलाई 2024 और यहाँ पर अहोम डायनेस्टी की ये जो असम में, आपने ये हिस्ट्री में भी होपफुली पढ़ा होगा, अगर आप अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं तो आप आगे पढ़ेंगे इनके बारे में. सो अहोम डायनेस्टी इज द पर्टिकुलर डायनेस्टी विच डू बिलोंग फ्रॉम दिस एरिया. और असम में यहाँ पर आपको इनके माउंट ब्यूरियल सिस्टम्स मिलते हैं, जिसको अगर आप टेक्निकली एक टर्म देना चाहें, दीज आर दी मॉइडम्स. सो ये बेसिकली क्या होते थे, ये कुछ ऐसा ब्यूरियल सिस्टम हुआ करता था, इनका अपना ट्रेडिशन हुआ करता था, जिसमें जब किसी की डेथ हो जाती थी तो उनको जब दफनाया जाता था तो उनकी अपनी पसंदीदा चीज़ों के साथ में दफनाया जाता था. और ये जो ब्यूरियल्स हुआ करते थे, दे आर ऑल्सो लाइक क्रिएटेड ऑन द स्ट्रक्चर्स जो कि माउंट टीलेन हुआ दिखाई देते थे. और वहाँ पर ये एक बहुत प्यारा सा मॉन्यूमेंट्स उनके लिए, उनकी याद में बना दिया जाता था. इसके अपने कुछ ट्रेडिशनल एस्पेक्ट्स हैं, अपने पिछले कुछ रीजंस हैं कि क्यों ये फॉलो किया जाता था. दैट इज़ अ डीप एस्पेक्ट. वो हम जब इस पर्टिकुलर साइट पर आएंगे डिटेल में डिस्कशंस करने पे, तब हम उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे. बट एट नाउ आपको ये ध्यान रखना है कि जो लेटेस्ट एंट्री है वो कौन सी है, मॉडेम्स की है, विच इज़ द माउंट ब्यूरियल सिस्टम ऑफ अहोम डायनेस्टी इन दी असम. आप अगर एट प्रेजेंट देखना चाहें कि अभी हमारे पास कितनी इंडिया में प्रेजेंट ये साइट्स हैं, तो दीज आर अ टोटल 43. और इंडिया 6th ग्लोबली रैंक करता है नंबर ऑफ हेरिटेज साइट्स के अगर आप बेसिस पर देखना चाहें. So globally we are on the 6th position on the basis of number of World Heritage Sites in our country. So this was a very brief information about the latest entry and the total number of like entries till date till 2024 that we have in the list. अभी हम जिस मॉडम्स की बात कर रहे थे, दिस इज दिस वन. यहाँ पर आप देख पाएंगे कि टीलेनुमा आर्किटेक्चर है. यहाँ पर आपको एंट्री गेट नजर आएगा एंड एक आउटर स्ट्रक्चर नजर आएगा. दिस इज बेसिकली अ ट्रेडिशन ऑफ द अहोम डायनेस्टी जो कि ब्यूरियल सिस्टम के तौर पर हमको यहाँ पर नजर आता है. सो ये आपको ध्यान रखना है. 2024 का ये जो करंट अफेयर है उसके अकॉर्डिंग तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इस बार आप लोग जो भी प्रीलिम्स को अपीयर कर रहे हैं उसमें भी आपको स्पेसिफिकली ये ध्यान रखना है. नाउ टाइप्स ऑफ हेरिटेज की अब हम बात करेंगे कि कितने तरह से हम अपने हेरिटेजेस को जान सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में, नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में जितने भी हेरिटेजेस हैं ये कितने तरह से क्लासिफाई किए जाते हैं, हम इनको कैसे समझ सकते हैं. सो सबसे पहला क्लासिफिकेशन होता है टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज. टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज मीन्स it includes physical things like buildings, monuments and historical sites. यानी कि कुछ tangible का मतलब क्या होता है, जिसको आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, which is existing, which can be visible. ये क्या होते हैं, सारी चीज़ें tangible होती हैं. So ऐसा कुछ भी जो कि physically appearing है, जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, like example आपकी जो monuments हैं, buildings हैं, है ना, हिस्टोरिकल कुछ साइट्स हैं, ये सब किस में आ जाते हैं, आपके टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की कैटेगरी में आते हैं. इसका एक एग्जांपल क्या हो जाएगा, सन टेम्पल कोणार्क में है, ये उड़ीसा में. ये आपके हिस्ट्री में भी इम्पॉर्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर में तो है ही, ये आप हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं. आपके हिस्ट्री के पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जब आपका आर्किटेक्चर वाला टॉपिक आता है एंड स्पेसिफिकली उसमें जो टेम्पल आर्किटेक्चर आता है, नागरा स्टाइल, द्रविडियन स्टाइल, सो इस तरीके से आप पाएंगे कि ये यहाँ का ये जो टेम्पल है ये उस पॉइंट में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ से भी आपको इसका रेलेवेंस ध्यान रखना है. ये एक एग्जाम्पल हो गया टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का. सेकेंड इज इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज. अब इनटेंजिबल का मतलब क्या हो जाएगा, टेंजिबल का जस्ट अपोजिट, जो कि एग्जिस्टिंग तो है बट यू कैन नॉट डायरेक्टली सी इट, आप उसको डायरेक्टली टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, बट इट डू एग्जिस्ट. जैसे कि इट इंक्लूड्स ट्रेडिशंस, म्यूजिक, फेस्टिवल्स एंड स्किल्स पास्ड डाउन थ्रू द जनरेशंस. यानी कि कुछ ऐसा जो कि हमारे जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो रहा है बट विच इज़ नॉट एग्जैक्टली एग्जिस्टिंग एज अ टेंजिबल ऑब्जेक्ट, तो वो सब क्या हो जाएंगे, आपके इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का एग्जाम्पल हो जाएंगे. यहाँ पे हमारे पास एक बढ़िया एग्जाम्पल है योगा का.
एस्पिरेंट्स आप लोगों के लिए तो एक स्पेसिफिक सजेशन है यहाँ पर, वी आर नॉट ओनली द बॉडी, वी आर नॉट ओनली द सोल, है ना, वी आर द कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन की जर्नी के लिए तो पढ़ाई बहुत अच्छे से करते ही हैं, बट चूंकि यहाँ पर ये योगा अपने आप में एक रिमाइंडर है आपके लिए कि अपनी हेल्थ पर भी अच्छे से ध्यान रखिए। आप लोग अच्छे हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, तो आप और बेटर अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे और हमारे देश को भी बहुत अच्छे फ्यूचर ऑफिसर्स मिल पाएंगे। आपकी हेल्थ हमारे फ्यूचर की हेल्थ है, हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक असेट हैं आप। तो कीप प्रैक्टिसिंग इट। आप देख सकते हैं कि भाई जब इसको वर्ल्ड हेरिटेज आपके इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया गया है तो इसकी अपने आप में कितनी खासियत होगी। कई बार हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं या अपनी हेल्थ को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, ये आपको नहीं करना है। ये अपने आप में एक इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज होकर आपको याद दिला रहा है कि इसकी इंपॉर्टेंस आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में भी है, प्लस आपकी प्रिपरेशन जर्नी में भी है। तो खुद को हेल्दी एंड फिट रखने के लिए इसको कंटिन्यू कीजिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से एक ऑफिशियल साइट है जो मैंने आपके लिए अटैच कर दी है यहाँ पर, सो दैट जब भी आप मैप के थ्रू पढ़ना चाहें, हम भी इसको आगे फॉलो करेंगे। गवर्नमेंट की साइट है। एज एन एस्पिरेंट आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आपको कोई चीज़ों का इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, सबसे पहले आप प्रेफर करें कि गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल सोर्स आपके पास हो, ताकि उस इंफॉर्मेशन को एज अ फैक्ट प्रूफ आप अपने प्रिपरेशन में, अपने कंटेंट में, एग्जाम में यूज़ कर पाएँ। सो दिस इज़ द साइट ऑफ गवर्नमेंट, www.indiaculture.gov.in। यहाँ पर आप जब वर्ल्ड हेरिटेज वाले सेक्शंस पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम यहाँ तक तो अभी हमने डिस्कस कर लिया कि किस तरह से हमारे पास ये जो हेरिटेज साइट्स होती हैं वो क्या हैं, कितनी इनकी मेन कैटेगरीज होती हैं, है ना। और हमने अभी तक इससे सिलेबस का लिंक देखा है कि किस तरीके से ये हमारे सिलेबस से लिंक्ड है, और इसके बारे में एक बेसिक स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया है। प्लस अभी करंट अफेयर्स में रिसेंट एंट्री जो थी माउंट्स की असम से, उसको हमने डिस्कस किया हुआ है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को क्या है, अगर आप इसका सबसे पहले तो फुल फॉर्म जानना ज़रूरी है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके नाम के ही टाइटल से आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका मेजर वर्किंग डोमेन क्या क्या है। सबसे पहला तो क्या है, एजुकेशन। शिक्षा के क्षेत्र में इनका कंट्रीब्यूशन आपको मिलेगा। स्पेसिफिकली नॉट ओनली ये केवल एक पर्टिकुलर डोमेन पे काम करते हैं, बल्कि शिक्षा के लिए वाइड एंगल पे जितने नए टॉपिक्स अभी भी आप देखेंगे, साइंस एंड टेक से रिलेटेड, आपकी कल्चरल एजुकेशन से रिलेटेड, हेरिटेज प्रिजर्वेशन से रिलेटेड, यानी कि अवेयरनेस से रिलेटेड एजुकेशन के जितने डोमेन्स पॉसिबल हैं उन पर ये वर्क करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस साइंटिफिक, ऐसा नहीं है कि अगर हम केवल कल्चरल हेरिटेजेस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो ये केवल आपके लाइक पास्ट से डील करता हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपके साइंस से भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन के ऊपर वर्क करता है। आप आगे देखेंगे इनकी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आती हैं जहाँ पर न केवल ये आपको एजुकेट करता है, बल्कि आपको एक एनालिसिस डिटेल भी देता है कि वर्ल्ड का फिलहाल क्या ट्रेंड चल रहा है साइंस में भी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस कल्चर, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम अपने आने वाली जनरेशन्स को वही ट्रांसफ़र कर पाएंगे जो हम अच्छे से प्रिजर्व कर पाएंगे। सो यूनेस्को स्पेसिफिकली आपके कल्चरल प्रिजर्वेशन पे भी वर्क करता है। सो दिस इज़ द फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ये आपको ध्यान रखना है, यूनाइटेड नेशंस की, यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ये, दैट प्रमोट्स पीस। ये आपको मेजरली ध्यान रखना है कि इनका जो मेन उद्देश्य है, इन फील्ड्स में काम करना तो है ही, एजुकेशन की फील्ड में, साइंस की फील्ड में, कल्चरल प्रिजर्वेशन की फील्ड में, बट इसके अलावा भी एक जो मेजर मोटिव है वो क्या है, पीस को प्रमोट करना। सो टू प्रमोट पीस एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इन एजुकेशन, साइंस, कल्चर एंड कम्युनिकेशन। आप एक चीज़ आगे आने वाले स्लाइड्स में आप देखेंगे कि ये मीडिया को लेकर भी काफ़ी हद तक अपने रिपोर्ट्स वगैरह हमें प्रोवाइड करवाते हैं। वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि केवल यूएन की जो दूसरी बॉडीज़ हैं, ऐसा नहीं है कि केवल उनके वर्क करने से ही पूरी दुनिया में हर चीज़ अच्छे से चलेगी, है ना। हमको ज़रूरत ये भी है कि हमारे पास ऑलरेडी वर्ल्ड में जितने मॉन्यूमेंट्स अवेलेबल हैं हम उनको प्रॉपरली प्रिजर्व करें। वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि जैसे कि पूरा संसार एक परिवार माना जाता है, तो हम जब तक इस पूरे परिवार में पीस को प्रमोट नहीं करेंगे, इक्वालिटी को प्रमोट नहीं करेंगे, ओपन कम्युनिकेशन को प्रमोट नहीं करेंगे, तब तक कि वो हमको जो पीस हम चाह रहे हैं वो हमको ग्राउंड लेवल पर देखने के लिए नहीं मिलेगी। एंड दैट इज़ वाई यूनेस्को का जो इम्पोर्टेंस है वो केवल साइट्स को प्रिजर्व करने के लिए नहीं है, ये आपके ओवरऑल द वर्ल्ड में पीस को भी प्रमोट करने का काम करते हैं। सो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर।
आगे बढ़ते ही इनके अगर आप मेजर ऑब्जेक्टिव्स को समझना चाहें तो ऐसे तो इनके एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हैं, बहुत डिटेल्ड हैं, बट अगर आप एक समराइज्ड वे में इनको समझना चाहें कि क्यों ये काम कर रहे हैं और इनका मेन उद्देश्य क्या है अपने इस कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने का, सो ये यहाँ पर हमको 3 मेजर पॉइंटर्स के रूप में दिख जाएंगे। सबसे पहला तो क्या है, प्रमोट पीस, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। वो भी कैसे प्रमोट करते हैं ये, थ्रू एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। कल्चर के तौर पर तो हमको पता है कि आप देखिएगा कि वर्ल्ड में बहुत सारे हमारे पास लाइक आपके हेरिटेजेस की लिस्ट है, हम आगे देखेंगे एक एक करके। स्पेसिफिकली वी विल बी डीलिंग विद इंडिया। सो ये जो आपकी कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं, ये चाहे किसी भी डायनेस्टी से बिलोंग करते हो, किसी भी पर्टिकुलर रूलर के टाइम से बिलोंग करते हो, दे आर ऑल द पार्ट ऑफ अवर ओन हिस्ट्री। ये हमारे भारत की हिस्ट्री से रिलेटेड है। दैट इज वाई इट प्रोमोट्स इनडायरेक्टली और डायरेक्टली द यूनिटी, एंड दैट इज हाउ इट इज प्रोमोटिंग द पीस। अपार्ट फ्रॉम दिस आप पाएंगे कि इनकी बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं जो कि साइंस, मीडिया और कल्चर एंड लाइक ओशियन एंड बहुत सारी इनकी रिपोर्ट्स आती हैं। सो ये इन रिपोर्ट्स के थ्रू भी क्या करते हैं कि क्या स्टेटस चल रहा है दुनिया में इन चीज़ों का, इनके प्रिजर्वेशंस के लिए क्या एफर्ट्स लिए जाने चाहिए, कौन से नेशन ने कौन से एफर्ट्स लिए हुए हैं ऑलरेडी, कौन कौन से इनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कितना उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, हमने कैसे पुरानी कुछ गड़बड़ हो चुकी परिस्थितियों को ठीक कर लिया है, या अभी एट प्रेजेंट में हमारे ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं या जो अदर साइट्स हैं या जो अदर फील्ड्स हैं उनमें क्या कुछ सुधार लाने चाहिए। इन सारे मुद्दों पर ये क्या करते हैं, रिपोर्ट्स तैयार करते हैं, अवेयर करते हैं, गवर्नमेंट्स इनके ऊपर एक्शंस लेते हैं, अपने स्कीम्स वगैरह प्लान करते हैं, एंड इन दैट वे दे प्रमोट पीस। अपार्ट फ्रॉम दिस, प्रोटेक्ट कल्चरल हेरिटेज एंड एनकरेज अंडरस्टैंडिंग। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई इतिहास में तो खैर हम देखते ही हैं कि कितने पुराने समय से इंडस वैली सिविलाइजेशंस के और बल्कि उसके पहले भी प्री हिस्ट्रिक एज के टाइम से हमको फाइंडिंग्स मिलती रहती हैं। स्पेसिफिकली आपको न्यूज़ में ये ध्यान रखना है कि जब भी आप आपके आर्कियोलॉजिकल सर्वे के जो रिपोर्ट्स होते हैं, न्यू फाइंडिंग्स होते हैं, उनको आप ध्यान रखें। ये आपके लिए आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जियोग्राफी के लिए भी ये लोकेशंस इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, प्लस जिन डायनेस्टी से जिस टाइमलाइन से वो रिलेटेड होती हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सो अपार्ट फ्रॉम द सिलेबस, यहाँ पर आप ये भी देखेंगे कि ये जो यूनेस्को है उनका मेन उद्देश्य एक और क्या होता है कि हमारे पास जितने भी कल्चरल हेरिटेजेस हैं या जो भी हमको न्यू फाइंडिंग्स मिल रही हैं उन पर प्रॉपरली स्टडी किया जाए और उनको हम आगे क्या करें, उनके बारे में लोगों को अवेयर करें, उनको समझें, उनके हिस्ट्री को समझें, उनके इंपॉर्टेंस को समझें और अपने कल्चरल हेरिटेजेस को हम प्रोटेक्ट करें, प्रिजर्व करें। नेक्स्ट इज सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड शेयर नॉलेज। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो आपको हर जगह पे इंपॉर्टेंट नजर आ ही जाएगा जहाँ जहाँ पर भी आप किसी भी तरह के रिसोर्सेज की बात करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज व्हाट कि हमारी प्रेजेंट जनरेशन को भी जिस भी रिसोर्स की बात हो रही है वो अवेलेबल रहे, सफिशिएंटली अवेलेबल रहे, एंड फ्यूचर जनरेशंस को भी वो कम ना पड़े, इस हिसाब से हम उनका सदुपयोग करें। सो यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड को क्यों यूज़ किया गया है, ताकि ये जो हेरिटेजेस साइट्स हैं हमारे पास, इट कैन बी टेंजिबल, इनटेंजिबल, जो भी हैं, उनको हम इस तरीके से प्रिजर्व करें कि हमारी जनरेशन्स को भी वो प्रॉपरली अच्छे से अवेलेबल रहें, प्लस हमारी फ्यूचर जनरेशन्स को भी। एक एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पर पेंटिंग्स का। बहुत सारे ऐसे आप पाएंगे कि अक्रॉस द नेशंस बहुत सारी ऐसी ट्रेडिशनल आर्ट्स हैं, बहुत सारे कुछ ऐसे क्रिएटिविटीज़ होती हैं जो कि आप पाएंगे कि अब मॉडर्न समय में आते आते उनके जो आर्टिस्ट हैं वो कम होते जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसे आप पाएंगे कि अब चूंकि मॉडर्न समय आ चुका है, पीपल आर स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स आर चूजिंग देयर ओन स्ट्रीम, तो जो कल्चरली चीज़ें चली आ रही हैं आप पाएंगे कि समय के साथ में वो जो स्किल्स हैं वो उतनी अच्छे स्पीड से ट्रांसफ़र नहीं हो रही हैं जैसी होनी चाहिए, और उनको एज अ प्रोफेशन भी आगे ले जाने में आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं अब जो नेचुरली आप पहले देखते थे कि फैमिलीज़ में वो चीज़ें जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो जाती थी, आज के समय में वो हम कहीं ना कहीं पे उसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी पाते हैं। सो इस तरह की प्रॉब्लम्स ना हो, ये हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। इस तरीके के आपके जो भी डिफरेंट डिफ़िकल्टीज़ हमको आती हैं उनके रिजोल्यूशंस पे भी उनको कैसे सॉल्व किया जाए, इन प्रैक्टिसेस को आगे कैसे प्रमोट किया जाए, इस पर भी आप पाएंगे कि यूनेस्को वर्क करता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जिस भी देश और जिस भी राज्य में इस तरह की आपके पास कुछ जनरेशनल प्रैक्टिसेस होती हैं उनको भी प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट एफर्ट्स भी लिए जाते हैं, स्कीम्स वगैरह बनाई जाती हैं, डेफिनेटली उसके ऊपर वर्क होता है। सो दीज आर दी 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स: प्रमोट पीस, प्रोटेक्ट कल्चरल हेरिटेज, एंड हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं, एंड नॉलेज शेयरिंग करते हैं। ये एक वाइड एंगल था कि कैसे ये यूनेस्को वर्क करता है। अब बेसिक इन्फॉर्मेशन की इस बॉडी के बारे में हम बात करेंगे कि जिस यूनेस्को की हम बात कर रहे हैं उसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें हम जान लें। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको जानना ज़रूरी है।
कॉन्स्टिट्यूशन इसका 1945 में अडॉप्ट किया गया था लंदन में, और हमारा इंडिया इसका वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर था। जब 37 सिग्नेटरीज थे इनके साथ में, तो इंडिया वहाँ पर अवेलेबल था। ये आपको ध्यान रखना है एज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द स्पेसिफिकली फॉर द प्रीलिम्स। नाउ यूनेस्को मेंबर्स की अगर हम बात करें तो टोटल 195 मेंबर्स हैं, और इसके जो एसोसिएट मेंबर्स हैं दे आर 8 इन टोटल नंबर्स। इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो पेरिस में है। अक्रॉस द वर्ल्ड अगर आप देखेंगे तो इनके 50 से ज़्यादा फील्ड ऑफिसेस हैं, यानी कि अक्रॉस द वर्ल्ड 50 से ज़्यादा ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर इनके ऑफिसेस डेवलप किए गए हैं, ताकि प्रॉपरली डिफरेंट नेशंस की गवर्नमेंट इनसे कोऑर्डिनेट कर पाएँ, कम्युनिकेट कर पाएँ, ऑफिशियली वर्क को आगे बढ़ाया जा सके। नाउ इनकी वर्किंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनकी दो गवर्निंग बॉडीज होती हैं। द फर्स्ट वन इज जनरल कॉन्फ्रेंस एंड सेकंड वन इज एग्जीक्यूटिव बॉडी। और इनका जो सेक्रेटेरिएट होता है उसको हेड कौन करते हैं? दिस इज द डायरेक्टर जनरल। सो जो भी डिसीजंस आते हैं इन बॉडीज के थ्रू, उनके इम्प्लीमेंटेशन को कौन देखते हैं? डायरेक्टर जनरल देखते हैं। हेडक्वार्टर्स आपको ध्यान रखना है कहाँ पर था? पेरिस में। नाउ इम्पॉर्टेंट पब्लिकेशंस की हम बात करेंगे यहाँ पर। जस्ट अ मिनट, दिस वन। यूनेस्को की बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं, एंड स्पेसिफिकली आपको ये ध्यान रखना है कि यूपीएससी में रिपोर्ट्स के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। प्रीलिम्स में भी इस तरह की रिपोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मेंस में जब भी आप आंसर राइटिंग करते हैं, आप जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अपना आंसर लिखते हैं, उससे रिलेवेंट यदि आप कोई फैक्ट एंड फिगर, कोई रिपोर्ट, उस रिपोर्ट को प्रेजेंट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन की अगर आप थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन शो कर देते हैं, सो दिस गिव्स यू एन एडिटिव एज टू गेन मोर मार्क्स। तो आपको ये उस दोनों एंगल से ध्यान रखना है। यूनेस्को ऐसे तो बहुत सारी रिपोर्ट्स इनकी आती रहती हैं एनुअली, बायएनुअली, बट यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये 5 ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। सबसे पहली है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, जो कि ऑब्वियसली एजुकेशन के ऊपर फोकस की जाती है। यहाँ पर उसके सर्वेज एंड डेटा आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट थिंग इज द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। आप पाएंगे कि करंट अफेयर्स में इसके टॉपिक्स बने रहेंगे, रिवर डिस्प्यूट्स है ना, कितना ग्राउंड वाटर है। सो ये बहुत सारे ऐसे पॉइंटर्स हैं जो आपके ज्योग्राफी के सिलेबस में होते हैं, और जब भी इस तरह का कोई टॉपिक आपको एग्जाम में आता है, यू कैन रेफर दिस रिपोर्ट टू मेंशन अबाउट पर्टिकुलर स्टेटस। सो दिस इज द सेकेंड रिपोर्ट। थर्ड वन इज ग्लोबल ओशियन साइंस रिपोर्ट। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। इसकी भी हाइलाइट्स आप देखिएगा। ज्योग्राफी में आपका एक पर्टिकुलर डोमेन है विच इज़ ओशियोनोग्राफी, तो जब भी आप उसकी आंसर राइटिंग करते हैं, यू कैन रेफर दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट टू। नेक्स्ट इज यूनेस्को साइंस रिपोर्ट। साइंस से रिलेटेड क्या कुछ डेवलपमेंट्स हैं उसको लेकर ये रिपोर्ट आती है। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड ट्रेंड्स इन द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड मीडिया डेवलपमेंट। हमने देखा था कि ये एजुकेशन के ऊपर वर्क करता है, सो ये भी आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड में आप पब्लिक को भी एजुकेट कैसे कर पाते हैं? मीडिया के थ्रू। एंड मीडिया के लिए ज़रूरी यह है कि उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वो अपना अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएँ। सो इस पर भी यूनेस्को वर्क करता है। ये ऐसी 5 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जिनके ऊपर यूनेस्को वर्क करता है। न केवल ये आपकी ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि आपको ये ध्यान भी रखना है कि जब भी आप आंसर राइटिंग करते हैं, इस तरह के जितने भी रिसोर्सेज आपको मिलते हैं, आप उसको कहीं ना कहीं पे यूटिलाइज कर पाएँ। नाउ आज वाले सेशन में मैंने आपसे कहा था कि आपको हम कुछ साइट्स को ज़रूर शेयर करेंगे जिनको आप रेफर कर सकते हैं, एंड दिस इज़ दैट साइट। ये आपको पीपीटी के पीडीएफ में भी मिल जाएंगे। यहाँ पर जब आप जाएंगे तो यू विल फाइंड दिस इज़ द मैप गिवन हियर। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है? आपको पर्टिकुलर लोकेशंस को मैप के थ्रू समझाया गया है कि हम जिस भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात कर रहे हैं वो किस राज्य में है और स्पेसिफिकली कहाँ पर वो अवेलेबल है। हमें साइट को फॉलो करते हुए एक एक करके आने वाली वीडियोस में इन पूरी साइट्स के बारे में अच्छे से समझेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस आई विल बी शेयरिंग यू द एक्रोनिम्स, कुछ ऐसे शॉर्टकट अच्छे फनी कॉमेडी के कोड्स आपको मिलेंगे जिससे कि आपको इन साइट्स को याद करना आसान हो जाएगा। और प्लस अपार्ट फ्रॉम दिस इसमें आप पाएंगे कि यहाँ पर देखिए आपको पर्टिकुलर कैटेगराइजेशन दिया हुआ है। जो टेंजिबल साइट्स हैं, यानी कि ऐसी साइट्स जो कि फिजिकली अवेलेबल हैं, विच कैन बी टच्ड एंड फील्ड, वो कहाँ पर हैं? ये आपके पूरी मैप में अलग अलग लोकेशंस में हमको कलर कोड वाइज नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी जो मैन मेड साइज है उनके लिए कलर्स क्या है? यहाँ पर रेड या ऑरेंज आपको जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये कौन सी साइट्स बता रही हैं? मैन मेड साइट्स को शो कर रहे हैं। जो यहाँ पर ग्रीन डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं अलग अलग लोकेशंस पर, ये क्या बता रहे हैं? यहाँ पर आपकी नेचुरल साइट्स को शो कर रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हमने एक और कैटेगरी देखी थी विच वॉज द मिक्स कैटेगरी, और ये ऑब्वियसली केवल एक ही एग्जाम्पल है यहाँ पर कंचनजंगा का। आप देखेंगे, आप जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं आपको उस लोकेशन पर ये मिल जाएगा। सो सिक्किम में है ये। इस तरीके से हम एक एक करके इस साइट्स के थ्रू
हम ये पर्टिकुलर आपकी जितनी भी यहाँ की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इनको हम स्टडी करेंगे। एट प्रेजेंट आप देख पाएंगे कि गवर्नमेंट की साइट पर यहाँ पर 38 लोकेशंस इस मैप में अपडेटेड हैं, बट आपको करंट डेटा के साथ में अपडेटेड रहना है विच इज़ 43। नाउ अब यहाँ पर आप देखिए कैटेगराइजेशन पहला तो था सिंपल टेंजिबल का, नेक्स्ट वन इज इनटेंजिबल। ऑब्वियसली इनटेंजिबल जो है वो किससे रिलेट कर रहे हैं, किसी न किसी पर्टिकुलर ट्रेडिशन से, म्यूजिक से, आर्ट फॉर्म से। सो वो आपको यहाँ पर मैप वाइज अवेलेबल नहीं है, बट यहाँ पर हमको कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसको कि आपके लिए ईजीएस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म पे आई विल बी मेकिंग श्योर कि आपको ये अवेलेबल हो जाए। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर कुछ मेमोरीज ऑफ द वर्ल्ड भी दी हुई हैं, इसको हम बेसिकली बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं करेंगे, वी विल बी स्टिक टू आवर सिलेबस। सो दिस वॉज जस्ट द ब्रीफ अबाउट इट। अब नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इसको कवर करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम और क्या कवर करने वाले हैं, सो वी विल बी स्टार्टिंग की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से लेके आपके प्रीलिम्स में और मेंस में किस तरह के क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं। रिसेंट टाइम में अभी करंट अफेयर्स में कौन कौन से हेरिटेजेस साइट्स रही हैं उसको भी हम कवर करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने आपको ये बोला था कि हम सेशन के एंड में आते आते तक कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे विच वॉज 2080 फॉर्मूला। इस चीज़ को आप समझ लीजिए, ये आपकी पूरी प्रिपरेशन जर्नी को और ज़्यादा आसान कर देगा। 2080 फॉर्मूला क्या है, न केवल ये ज्योग्राफी में आपको काम आएगा बल्कि किसी भी तरह की स्टडीज़ में आपको काम आने वाला ये एक फॉर्मूला है। 2080 मीन्स आपका कोई भी सब्जेक्ट होता है उसमें आप पाएंगे कि ज़्यादातर या तो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है ना, या तो आपको स्टोरीज मिल रही हैं या कुछ कंसेप्ट्स मिल रहे हैं। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो फैक्चुअल डेटा का जो वेटेज होता है एट मैक्स आप पाएंगे कि वो 20% ही है, बाकी की सारी चीज़ें उसी 20% डेटा के इर्द गिर्द घूम रही होती हैं, विच कैन बी द कंसेप्ट्स, विच कैन बी द स्टोरी। सो जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करते हैं, किसी भी चीज़ को याद करते हैं, तो अपना फर्स्ट टाइम पे जो आपका फोकस होना चाहिए वो अंडरस्टैंडिंग पे होना चाहिए। आप पहले 80% जो कंसेप्ट्स है, आपके थ्योरीज हैं, जो हिस्ट्री है, स्टोरी है, उस पे आप फोकस करें, उसको बस आप एक बार अच्छे से समझ लें। जब आपको कहानी याद हो जाती है ना, तो पहले तो आप उस कहानी को एक दो बार अच्छे से रिवाइज कीजिए ताकि वो चीज़ें आप ना भूलें। अब वो स्टोरी आपको याद है, जैसे आप कोई मूवी देखते हैं, सो मूवी में भाई कैरेक्टर्स का नाम क्या था, वो किस शहर से बिलोंग कर रहे थे, ये सारी इन्फॉर्मेशंस लेटर ऑन इम्पॉर्टेंट है, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है कि उस मूवी में हुआ क्या था, है ना। सो ओवरऑल स्टोरी इज इंपॉर्टेंट। सिमिलरली जब भी आप कोई सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे होते हैं, इट कैन बी जियोग्राफी, इट कैन बी एनी अदर सब्जेक्ट, आपका फर्स्ट स्टडी पे फोकस क्या होना चाहिए कि आप पहले उसकी ओवरऑल कंसेप्ट्स को समझें कि वो है क्या चीज़। जैसा कि आज हमने देखा, आज वाले सेशन में हमने बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन को कवर किया। नाउ इन द सेकंड सेशन वी विल मूव स्टेप बाय स्टेप ऑन ईच ऑफ दिस लोकेशंस। इससे क्या होगा कि पहले तो आपका एक ग्राउंड प्रिपेयर हो जाता है, एंड सेकेंडली जब इन्फॉर्मेटिक्स को याद करने की बारी आती है, इन्फॉर्मेटिक्स इज दैट 20% कंटेंट, उसके लिए हमको क्या चाहिए होता है, मल्टीपल टाइम रिविजन्स चाहिए। एंड वो रिवीजन भी ज़रूरी नहीं कि कट टू कट एक एक इन्फॉर्मेशन को पूरा पूरा उठा के हम रेक्टिफिकेशन करें, उसके लिए भी कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स होती हैं जो मैं आपको बीच बीच में बताती जाऊंगी। सबसे बढ़िया जो ट्रिक्स हैं उसमें एक बढ़िया ट्रिक है उसके एक्रोनिम बना लेना, यानी कि सपोज कुछ पर्टिकुलर नेम्स अगर आपको गिवन है, दिए हुए हैं, तो उनका आप एक एक अल्फ़ाबेट ले लें, उससे कोई वर्ड क्रिएट कर लें या कोई सेंटेंस क्रिएट कर लें और आप उसको याद कर लें, उसको लर्न कर लें। जब आप ऐसा प्रिपेयर करते हैं, यू विल फाइंड योर सेल्फ कि बस आपको वो एक छोटा सा स्टेटमेंट या वो एक छोटा सा वर्ड याद करके ही वो सारी चीज़ें बाद में याद आ जाती हैं। ये मेमोराइजिंग ट्रिक में से एक ट्रिक है जो मैंने आपसे शेयर की है। इन साइट्स को भी हम उसी तरह की ट्रिक्स के एग्जाम्पल से याद करेंगे, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। एंड इम्पॉर्टेंटली ज़रूरी क्या होता है कि आप किसी भी जब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ने से ज़रूरी ये होता है कि आपने जो पढ़ा है उसको आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करें। सो इस सीरीज़ में भी आपको ध्यान रखना है कि आप जो प्रिपेयर करते जा रहे हैं उनको अच्छे से समझते चलें, मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज करते चलें ताकि आपका कंटेंट अच्छे से प्रिपेयर होता जाए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे, है ना। ये आपके यहाँ पर कुछ लोकेशंस गिवन हैं, इनको हम एक एक करके आने वाली सीरीज़ में कवर करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं करेंगे, बट वी विल कवर दैट पार्ट जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस भूलिएगा नहीं, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट टू अवर चैनल। जुड़े रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जो लोग इस बार का प्रीलिम्स दे रहे हैं, आगे की अपनी जर्नी को प्रिपेयर कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक, मेक श्योर यू स्टे पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट रहिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। So thank you so much. Have a great day ahead, dear future officers. Good day. Thank you.